जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस पिछले वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो साथी, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, मनसिज शब्द में कौन सा समास है। आपको बताना है कि जो आपका ये मनसिज शब्द है, इसमें कौन सा समास है। देखिए, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, अधिकरण तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष या फिर अलूक तत्पुरुष। तो इसमें एक तत्पुरुष समास का भेद होता है, अलूक तत्पुरुष। आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या अलूक तत्पुरुष। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेमचंद्र किसकी रचना है। आपको बताना है प्रेमचंद्र का जो रचना है ये किसकी है। मतीराम, देव, चिंतामणि या फिर भिखारी दास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है, बिल्कुल सही आंसर है देव या फिर देवदत्त। देव हो जाएगा या फिर देवदत्त, कहीं पर आपको देव लिखा दिखेगा, कहीं पर देवदत्त हो जाएगा। ठीक। इसके बाद बात करें यदि हम लोग मतीराम की, तो इनकी रचना है साहित्य सार। क्या है इनकी रचना? साहित्य सार इनकी एक रचना है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, साहित्य सार। इसके बाद है चिंतामणि। चिंतामणि की रचना है एक कौन सी आपकी? श्रृंगार मंजरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी इनकी एक रचना हो जाएगी। भिखारी दास की बात करें हम लोग, तो भिखारी दास की रचना हो जाएगी रस सारांश। क्लियर है आपको। साथी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मोहन राकेश की कहानी संग्रह फौलाद का आकाश का प्रकाशन वर्ष क्या है। यह मोहन राकेश का एक कहानी संग्रह है, फौलाद का आकाश। आपको इसका प्रकाशन वर्ष बताना है कि ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो देखिए, ये आपके जो इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या 1966 में फौलाद का आकाश कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ था। क्लियर। बात करें यदि हम लोग 1961 की, तो 1961 में एक और जिंदगी, कौन सी रचना? एक और जिंदगी। एक और जिंदगी का प्रकाशन हुआ था। एक और जिंदगी, इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक। इसके बाद 1958 में जानवर और जानवर, कौन सी रचना? जानवर, जानवर और जानवर, इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कर्मनासा कहानी के लेखक कौन है। आपको बताना है जो कर्मनासा कहानी है इसके लेखक कौन हो जाएंगे। शिव प्रसाद सिंह हो जाएंगे, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसने भी ऑप्शन ए बताया है शिव प्रसाद सिंह, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। इसके बाद बात करें यदि हम लोग धर्मवीर भारती की, तो इनकी कहानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? मुर्दों का गांव। इनकी ये कहानी कई बार पूछी जा चुकी है, मुर्दों का गांव। मुर्दों का गांव अगर पूछा जाए किसकी है, तो आप बता देंगे कि धर्मवीर भारती की है। यहीं पर बात करें फणीश्वर नाथ रेणु की, तो इनकी एक ठुमरी है, ठुमरी। ये भी बहुत कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है।
आपको बताना है कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। तो देखो, चंद बरदाई की यदि हम लोग बात करें तो इनकी रचना हो जाती है कौन सी? इनकी एक फेमस रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आप लोगों को बहुत अच्छे से याद भी हो चुकी है ना। जगनिक की बात करें तो इनकी रचना है परमाल रासो। कौन सी? परमाल रासो इनकी रचना है ना। इसके बाद यहीं पर अगर हम लोग बात करें दलपत विजय की तो इनकी रचना है खुमान रासो। कौन सी? खुमान रासो। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि सारी रचनाओं के बाद में रासो लिखा हुआ है ना। तो जो भी रासो वाली रचना है ये सभी आदिकाल की होती हैं, लेकिन जो ये आपके नाभादास हैं, नाभादास ये आदिकाल के कवि नहीं हैं। ये किस काल के कवि हैं? ये आपके भक्ति काल के कवि हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा कवि आदिकाल का है, तो ये तीनों जो कवि हैं ये आदिकाल के हैं, और नाभादास जो हैं ये आदिकाल के नहीं हैं बल्कि किसके हैं? भक्ति काल के हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार कैसा अलंकार होता है? देखो, अलंकार के आपके मुख्यतः तो दो ही भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। एक अलंकार और होता है आपका उभया अलंकार, ये सबसे अलग होता है ना। तो देखो, अनुप्रास अलंकार जो होता है ये आपका होता है कैसा? शब्दा अलंकार। कैसा अलंकार होता है? शब्दा अलंकार, जहाँ पर शब्दों के द्वारा आकर्षण होता है, जहाँ पर शब्दों से वाक्य में शब्दों से चमक आती है, वहाँ पर आपके शब्दालंकार होता है। और जहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य में चमक आती है तो वहाँ पर आपका अर्थालंकार होता है। अब देखो, शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार होते हैं? एक तो आपका यही अनुप्रास हो जाता है, और जो आपका श्लेष होता है, श्लेष हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा? वक्रोक्ति हो जाएगा, यमक हो जाएगा, यमक भी हो जाएगा इसी में। और भी अलंकार होते हैं जो शब्द अलंकार में होते हैं। और अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? इसमें आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, ये सारे जो अलंकार होते हैं ये अर्थालंकार में आते हैं। और उभय अलंकार जो होता है सबसे अलग होता है, आपको बताया, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? आपको ये बताना है कौन सी ध्वनि है जो सुमेलित है। अब देखो, का आपका कैसा वर्ण है? क्या का आपका सघोष है? तो देखो, सघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं? सघोष हो या फिर घोष। सघोष घोष एक ही बात होता है। तो सघोष में आपका तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है सघोष होता है। और पहला दूसरा कैसे होते हैं? अघोष। पहला और दूसरा ये जो होते हैं आपके अघोष होते हैं। तो क्या आपका जो का है ये सघोष है? नहीं भाई, ये तो का पहला ही वर्ण है, ये तो अघोष है, यानी कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है सुमेलित। आपको सुमेलित बताना है। अब आ जाओ अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है अल्प प्राण। पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण होते हैं आपके दूसरा और चौथा। तो देखो, पा, फा, वा किस में आएगा आपका? पा, फा, वा, भा, मा, है ना। जो आपका वा है ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक, इसके बाद झा, ये तो चा, छा, जा, झा, ये तो तालु में होता है, ये ओष्ठ नहीं होगा। चा जो होता है चा, चा, छा, जा, झा, ये भी नहीं होगा, ये कंठ नहीं होगा, तालु होगा। आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है। आपको बताना है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लिखना, हंसना, दौड़ना या फिर रोना। तो देखो भाई, हमने आपको जब सकर्मक और अकर्मक क्रिया बताई थी, तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वो क्या होती है, सकर्मक होती है। जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वो अकर्मक होती है। जैसे आपका लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, है ना, ये जो क्रियाएं होती हैं ये कैसी होती है, सकर्मक क्रिया होती हैं, है ना। और हंसना, रोना, चलना, उठना, बैठना, ये सारी आपकी अकर्मक क्रियाएं हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमवाचक विशेषण है, आपको बताना है। तो देखो, दोगुना, चारों, चार या फिर चौथा। तो देखो, जो आपका दोगुना होता है, दोगुना कैसा आता है, दोगुना ये हो जाएगा आपका आवृत्तिवाचक या फिर आवृत्ति बोधक विशेषण। चारों कैसा हो जाएगा आपका, चारों हो जाएगा समुदायवाचक। चारों, पांचों, है ना, ये कैसा हो जाएगा, सॉरी, ये समुदायवाचक, है ना। इसके बाद चार, चार कैसा हो जाएगा, 2, 4, ये क्या हो जाएगा, ये पूर्णांकवाचक हो जाएगा। चार जो हो जाएगा आपका पूर्णांकवाचक। इसके बाद चौथा, चौथा हो जाएगा आपका क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा होता है ना, तो ये होती है संख्या आपकी क्रमवाचक। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जीवेशना का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपको बताना है जीवेशना का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें संधि कौन सी है ये भी आप लोग बता देंगे। तो देखो, ऑप्शन है आपके पास जी प्लस ऐसड़ा, जीवा प्लस ऐसना, या फिर जीवे प्लस ऐसना, या फिर जीवन प्लस ऐसना। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या, जीव प्लस ऐसना। आ और ए मिलाकर के क्या बना देंगे, ए बना देंगे यहाँ पर, है ना। क्या हो जाएगा, आ और ए मिलकर ए बना देंगे, और यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। जहाँ पर आपकी 2 मात्राएं आ जाती हैं वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। क्लियर। तो साथियों, ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज की इस क्लास में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी है ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। साथियों, आज के क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।